एक तो मौसम में अचानक बढ़ते तापमान ने गर्मी बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर जब से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने ढुल्लू महतो को टिकट दिया है, तभी से धनबाद में राजनीतिक सरगर्मियां थोड़ी और बढ़ गई हैं। मौजूदा समय में लोग दो पक्षों में बंट से गए हैं। जहां एक पक्ष के लोगों का नाराजगी भरे स्वर में कहना है कि भाजपा ने आपराधिक छवि के शख्स को प्रत्याशी बनाकर बहुत गलत फैसला लिया है, तो वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि झारखंड बनने के बाद से ये पहली बार है जब भाजपा ने धनबाद से किसी स्थानीय को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस बीच भाजपा के इस फैसले से नाराज समाजसेवी सह पूर्व भाजपा कार्यकर्ता कृष्णा अग्रवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक पत्र लिखकर लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को भाजपा प्रत्याशी बनाने पर पुनः विचार करने की बात लिखी। इसकी जानकारी जैसे ही भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को मिली, वो कथित तौर पर आग बबूला हो गए और कृष्णा अग्रवाल को फोन कर धमकी दी, यहां तक कि उन्हें माफिया करार दिया, जिसका ऑडियो खूब वायरल हुआ। आइए सबसे पहले आपको वो वायरल ऑडियो सुनाते हैं। हेलो। हाँ, कृष्णा भैया बोल रहे हैं। बोल रहे हैं? विधायक जी बोल रहे हैं ढुल्लू महतो। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया बोल रहे थे क्या ही लिखे हैं पेज में आप लोग? क्या लिखे विधायक साहब? पढ़े हुए? पढ़े भैया, पढ़े हैं तो मतलब जब गोली चल रहा था उस समय कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। राम मंदिर जब हम बनवाए तब राम मंदिर में कोई उसका जवाब आप नहीं लिखे। एकदम हम दिए, हम दिए थे भैया। क्या दिए थे? हम आपके पक्ष में बयान दिए थे उस समय, राजा राम मंदिर के पक्ष में। नहीं, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? क्या बोले? एक भी नेता जब गोली चल रहा था, व्यवसाय से दुकानदार से रंगदारी मांगा जा रहा था, उस समय कोई खुल के नहीं आया। हम आए थे, अरे बाबा हम आए थे, हम धरना दिए थे, हम अनशन किए थे, हम भाजपा छोड़। धरना देने से क्या हुआ? आज प्रशासन के भ्रष्ट आदमी के खिलाफ कौन लड़ता है? हम लोग माफिया हैं, हम लोग गुंडा हैं। बोलिए, ऐसा ये सब बात ऐसा नहीं कीजिए किसी कहने पर भैया। ये सब एकदम मत कीजिए, गलत बात है ना भैया। विधायक जी आप समझ नहीं रहे मेरी बात को? आपको मालूम नहीं रहे भैया, हम ही नहीं समझ रहे हैं। अरे नहीं समझ, वास्तव मेरा बात सुनिए। नहीं, मर्डर करने वाला लोग विधायक बन गया है, मर्डर करवाने वाला लोग विधायक बन गया। उस समय चिट्ठी नहीं लिखे? नहीं, हम ये बोले ना, नहीं, मर्डर करने वाला लोग विधायक बन गया, मर्डर करवाने वाला लोग विधायक बन गया, उस समय चिट्ठी नहीं लिखे? हम आपको ये बोल रहे हैं ना, गरीब आदमी हम लोग अगर पार्टी हम लोग को इसका जिम्मेवारी दे रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मरते हैं मिटते हैं, विचारधारा पर हिंदू और सनातन धर्म के विचारधारा पर सबको जोड़ रहे हैं, तो उसमें आप उल्टा पुल्टा आप लोग कर रहे हैं। वाह भैया वाह, मतलब इस शराफत का काम नहीं है भैया। चलिए आपको लग रहा है ये नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा है, गलत है। ये आपकी दृष्टि से गलत है ना? आपका दृष्टिकोण से गलत है। आप इसको किसी के सामने बैठ के सामने बात कीजिए ना, सामने बैठ के बात कीजिए, सबको बुलाइए, हम सामने बात कीजिए। कल आ जाइए, नहीं कल आ जाइए, कल हम मिलते हैं। बोलिए कहाँ आ जाए हम? बोलिए जहाँ बोलिए हम आ जाएंगे। नहीं आप ही बुलाइए, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हम आ जाते हैं, हम आ जाएंगे, आप यहाँ आ जाएंगे। बोलिए आपका बात। आप मेरे घर में जाइए चाय पीने के, कोई सुनिए, हम आपके घर आ जाएंगे, हम आपके घर आ जाएंगे। मगर सबको बुलाइए, सबको बुला के सामने बात कीजिए। अरे भैया आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। बोलिए। जैसे कि अभी आप बोले जब गोली चल रहा था तो कोई नहीं आया। आपको मालूम होना चाहिए कि हम भाजपा से रिजाइन किए थे। आपसे भाजपा में हम सीनियर हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी में हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। सुनिए भैया, सुन लीजिए, कोई हिम्मत है तो हमारा सामने डिस्कस करे। कोई शाखा नहीं लगा पाता था यहाँ पे, शाखा ढुल्लू महतो अपना गांव में लगाता था पहले। उसका गवाह है नवल जी, उसका गवाह है जितेंद्र मास्टर मंदिर का। नहीं, और मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जब अभी प्रिंस खान का जो आतंक था, प्रिंस खान जो लगातार मरवाड़ी लोग को टारगेट करके गोली चला रहा था, चैम्बर पे गोली चला रहा। नहीं बंद करवाए क्या? अरे नहीं, अरे फिर अब तो आप कर रहे हैं गलत बात। अब आप लग रहा है कि आप हमको डरा रहे हैं। नहीं, आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको माफिया लोग के दबाव नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं ना कि माफिया लोग के दबाव में कर। अच्छा ये बताइए, आपको अभी आप बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, आपको हम क्या धमकी दी है पहले बताइए। तो धमकी दे रहे, इसको क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप? हमको बुला के बात करते हैं? अरे गजब बात कर रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि आपको बुला के बात करेंगे। 3 बार विधायक बने बीजेपी के टिकट से, तो उस समय नहीं बोले। अरे गजब बात कर रहे हैं। आज बागवाना में जो स्थिति है विधायक जी, आप पर जो मामला है आज भी अखबार में आया है। कौन मामला? अखबार में आने से अखबार वाला बात मत कीजिए, सामने बात कीजिए। एक भी मामला सत्य हो गया तो राजनीतिक छोड़ देंगे हम, राजनीतिक छोड़ देंगे। बोलिए उसको, किसी को जो बोलता है सो बुलाइए, सबको हमारे सामने,
सारा अभी 15 का मामला कर दिया है हेमंत सोरेन के कोयला चोरी लोहा चोरी करवा रहा है पूरा। कौन बोल रहा है? उस पर नहीं बोल रहे को दिन पूरा लूट मचवा दिया, 100 मर्डर करवा दिया, एक दिन कोई आवाज नहीं उठाया। नहीं, सारी बात सही है, आपकी सारी बात सही है। गलत बात है भैया, ये सब बात गलत है, ये बात गलत है भैया। चलिए नहीं, आपको पार्टी सुनिए, आपको पार्टी टिकट दे दी है, आपको शुभकामना है। आप विरोध, आप कांग्रेस के हैं, आप कांग्रेस के हैं। अरे तो हमको भाजपा में कौन पूछ रहा है, ये बताइए। नहीं, भाजपा में हम लोग क्या वैल्यू है? भाजपा में नहीं पूछेगा तो मतलब हमको मर्डरर बना दीजिएगा, हम लोग क्रिमिनल बना दीजिएगा। अरे तो आपके खिलाफ जो मामला, अगर हम गलत किताब उसमें चैलेंज कीजिए कि गलत लिख दिए हैं मामला। नहीं, हम खिलाफ क्या नहीं बोलना चाहिए, मर्डर करके जेल में है। अरे सबके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, विधायक बन गया। हम सबके खिलाफ बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। गलत बात है, गलत बात है, आप लोग माफिया हैं आप लोग। अरे आपके नहीं माफिया है ना, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं आपका। इस ऑडियो में साफ साफ दोनों ही लोगों की बातों को आपने सुना। कृष्णा अग्रवाल से ढुल्लू महतो जहां ऐसा करने की वजह पूछते सुनाई दे रहे हैं, वहीं कृष्णा अग्रवाल इन पर धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। इस ऑडियो के आने के बाद देर रात बाघमारा विधायक के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाला जाता है, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो जमशेदपुर के एक नेता के कहने पर हो रहा है। और फिर क्या, इधर इन्होंने ये पोस्ट डाली और सुबह होते ही इनके पोस्ट का परिणाम ये हुआ कि जिनका जिक्र इन्होंने अपने पोस्ट में किया वो दूसरे ही दिन धनबाद पहुंच गए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो नेता कोई और नहीं बल्कि पूर्व भाजपा नेता और जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सह भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रमुख सरयू राय ही हैं, जिन्होंने ढुल्लू महतो के इस पोस्ट के बाद कृष्णा अग्रवाल के घर आकर एक प्रेस वार्ता की और कहा कि मुझे जब ढुल्लू महतो के द्वारा आमंत्रित किया गया है तो ऐसे किसी का आमंत्रण अस्वीकार करना हमारे संस्कारों में नहीं, बस इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता उन्हें जिस रूप में चाहेगी वो उसी रूप में जन सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, फिर चाहे इसके लिए चुनाव ही क्यों ना लड़ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि बाघमारा क्षेत्र में आने वाले बीसीसीएल के एरिया 1 से 5 तक में फैले आतंक को भी समाप्त करूंगा। आइए जरा सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और क्या कुछ कहा सरयू राय ने। मुझे एक ऑडियो मिला व्हाट्सएप पर, जिसमें भाजपा के नवचयनित उम्मीदवार धनबाद लोकसभा से हैं, वे इनको धमकी दे रहे थे। और धमकी का कारण यही था कि कृष्णा अग्रवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिख दिया था। उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी, जो हम सभी के आदर्श रहे हैं, उनका एक कोटेशन दिया था। दीनदयाल जी ने कहा था कि यदि पार्टी कोई गलत उम्मीदवार दे दे तो कार्यकर्ताओं को और जनता को पार्टी की वो गलती सुधार देनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा कि भाई आपने गलत उम्मीदवार दिया है, आप अपनी गलती सुधारिए। अब इसकी प्रतिक्रिया इतनी हुई कि जो उम्मीदवार, जो प्रत्याशी हुए हैं चुने हुए, उन्होंने इनको फ़ोन किया, फ़ोन करके धमकी दिया, गर्मा गर्म इनसे बहस की। इसके थोड़ी देर बाद मुझे फिर पता चला कि उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें मेरे बारे कहा है कि इस सबके पीछे जमशेदपुर के एक नेता हैं, उनका हाथ है। अखबार में आज छपा भी है। तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति अगर निमंत्रण आपके पास भेज देता है तो निमंत्रण पूरा करने आपको जरूर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया। कृष्णा अग्रवाल जी के साथ जो घटना हुई है वह केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं हुई है, वह पूरे धनबाद के मतदाताओं और यहाँ की जनता के साथ हुई है। और इससे स्पष्ट हुआ है कि जो व्यक्ति प्रत्याशित घोषित होते ही, नामांकन करने के पहले ही और चुनाव जीतने या हारने के पहले ही अगर धमकी देता है किसी को, जो उसके चरित्र के बारे में सही चीज़ों को उन्हीं के पार्टी के सामने रखता है, तो इससे तो लोकतंत्र में कोई भी असहनीय बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ आया। मैं ऐसे लोगों के पीछे खड़ा रहता हूँ जो सही बात कहते हैं। उनको भयभीत करने, आतंकित करने की बात हुई तो मैं इसलिए आया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी मैं धनबाद का इस तरह का आतंक ख़त्म करूँगा। अभी इन्होंने एक वो कोई खान साहब थे जो दुबई से रंगदारी मांग रहे थे और जो नहीं देता था गोली मारते थे, तो कृष्णा अग्रवाल ही धरना पर बैठे थे। मैं भी उस धरने में आया था। उसके बाद मैंने इस मामले को भारत सरकार के साथ उठाया
ईडी और सीबीआई उनकी जांच कर रही है, उनकी बोलती बंद हो गई है। तो इस तरह का काम जो करता है आदमी, उसकी बोलती बंद होनी चाहिए और जनता को अंततः फैसला लेना है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ आप सभी के बीच इस बात को रखने के लिए। और स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि बाघमारा इलाके में बीसीसीएल के 1 से 5 तक के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो आतंक चल रहा है, रंगदारी चल रही है, वहाँ से वसूली हो रही है और वसूली सबसे हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पैरवी करते हैं तो उनसे भी कहा जाता है कि ये तो धंधा है साहब, वसूली है, इसमें मत हस्तक्षेप करिए। तो इस आतंक को मैं बंद कराऊंगा और बीसीसीएल के अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि खदानों से जो खनन होता है, जिसको डीओ देते हैं, वह निर्बाध रूप से अपना माल उठाए। इस तरह का काम करना मनी लॉन्ड्रिंग करना है। ईडी का भी मामला बनता है। मैं ईडी से भी कहूँगा लिखित रूप से कि आप इसका संज्ञान लीजिए और बड़े पैमाने पर धनबाद के बीसीसीएल के बाघमारा के 1 से 5 एरिया खदानों में इस तरह का काम हो रहा है। अभी चुनाव घोषित हो गया है, तो चुनाव आयोग को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि धनबाद में इस तरह से इकट्ठा किया मनी लॉन्ड्रिंग का जो धन है, वह जनता के बीच में वोट को प्रभावित करने के लिए, कलंकित करने के लिए वोट की प्रक्रिया को बांटे नहीं। इसलिए चुनाव आयोग धनबाद क्षेत्र में विशेष व्यवस्था करे और चुनाव आयोग के अधिकारी रहें, बीसीसीएल के अधिकारी रहें, पुलिस प्रशासन के अधिकारी रहें, इनकी एक टीम बनाए और यह टीम घूमकर सुनिश्चित करे। और इसके बारे में मैं इस राज्य के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उस वर्तमान मुख्यमंत्री से भी मैं इस पर बात करूंगा कि कानून व्यवस्था देखना आपका भी काम है। कानून व्यवस्था चुनाव आयोग केवल हवाले नहीं हो जाती है, इसलिए आपके अधिकारियों को भी सुनिश्चित करना होगा। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोई किसी को भयभीत करना चाहता है, तो अभी व्यक्ति है, उसके शरीर पर भी सिर्फ एक ही गर्दन है, उसके भी 2 हाथ 2 पाँव हैं, उसके भी खून वहीं हैं। और जो हम लोगों के साथ खड़ा होते हैं, उनको कोई भयभीत करेगा तो ऐसे भय और आतंक को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का पुरजोर प्रयास करना है। ये बात कहने के लिए और इस बात को सिद्ध करने के लिए ही मैं आप लोगों के बीच में आज हूँ। कृष्णा अग्रवाल जी ने बड़ी हिम्मत का बात किया है। ये तो भाजपा के उन आदर्शवादी नेताओं को करना चाहिए, तो संघ परिवार के लोगों को कहना चाहिए कि दीनदयाल जी ने जो पैमाना हमारे लिए गठित किया है चुनाव में, उस पैमाना का पालन होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, जनता खड़ा होगी और इसमें जनता मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी, मैं इस भूमिका का निर्वाह करूंगा। इस भूमिका में आप निर्वाह करने का मतलब क्या, आप चुनाव लड़ने के लिए धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? चुनाव लड़ना शामिल है, संघर्ष करना शामिल है, जितनी एजेंसियां बनी हैं व्यवस्था में उन एजेंसियों पर दबाव डालना शामिल है, ये कई काम शामिल हैं। और मैंने पहले भी कहा कि जो मुझे निमंत्रण देता है तो मैं ज़रूर उस निमंत्रण को स्वीकार करता हूं और निमंत्रण को पूरा करने का प्रयास करता हूं। तो भाजपा के यहाँ के जो 9 घोषित प्रत्याशी हैं, उन्होंने मुझे भी एक निमंत्रण ही दिया है, तो मैं उस निमंत्रण को ही पूरा करने के लिए आज यहाँ आया हूँ। ये तो महीने भर से चर्चा है मीडिया में ये चलता रहा है, मुझे भाजपा अपना उम्मीदवार बनाएगी। फिर चला, सच्चाई ही बता रहा हूँ आपको। और बीच में बात आई कि नीतीश कुमार जी जो मेरे परम मित्र हैं, वो एक सीट मेरे लिए यहाँ लेंगे। तो जब ये पानी सिर से ऊपर चढ़ने लगा तो मैंने जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के प्रेस के साथियों को ये कहा कि मेरी कोई रुचि धनबाद से चुनाव लड़ने में नहीं है। मैं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जनता का ऋणी हूँ, उनका ऋण मुझे उतारना है। मैंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी महत्व रखने वाले सार्थक नेता से न मैंने पहल करके बात की है, न उन्होंने मुझसे बात की है। इससे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की जो बात चलती है, कोई विश्वास सूत्र मिलता है जिसको प्रेस मीडिया के लोग मानते हैं कि विश्वसनीय हमारे लिए हैं, उसके आधार पर समाचार चलते हैं, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं थी।
मगर अब एक विपरीत परिस्थिति पैदा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, अपना उम्मीदवार इस तरह का उम्मीदवार घोषित करके जिसको राजनीति की प्रक्रिया में रहने का ही अधिकार नहीं है। और मैं एक और बात पहले कुछ मित्रों को कहा हूँ कि मैं पिछले 5 साल से चुनाव आयोग को भी लिखा हूँ कई बार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मैनिफेस्टो कमेटी में था, उसको भी कहा था कि चुनाव के ऐन वक्त जो दल बदल होते हैं उनको रोकना स्वच्छ चुनाव के लिए बड़ी ज़रूरी है। और एक ही उपाय हो सकता है कि जैसे कंपनियां हर 31 मार्च को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपना अकाउंट सबमिट करती हैं, उसकी ऑडिट होती है, उसी तरह से हर पार्टी अपना न केवल वित्तीय अकाउंट दे चुनाव आयोग को, बल्कि चुनाव आयोग में रजिस्टर होने के कारण से वह अपने पूरे 10 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 5 लाख हो, 5 हो, जो सदस्य हैं उनकी पूरी सूची चुनाव आयोग को सौंपे और ये बताए कि इसमें से कौन सक्रिय सदस्य है, कौन सामान्य सदस्य है। और जो आपका सक्रिय सदस्य है 2 साल से 1 साल से चुनाव आयोग तय कर ले, उसमें से ही आपको अपना कैंडिडेट चुनना है। ये बात हो जाएगी तो इस तरह के लोगों का ऐन चुनाव के मौके पर पार्टियों में आना जाना ये रुक जाएगा। और जिसको चुनाव लड़ना है पार्टी साल भर 2 साल से उसको अपने पास लाएगी, वो बाहुबली है कि भ्रष्ट है कि रंगदार है कि भय आतंक फैलाने वाला है, कौन करने वाला है। तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर भी बात होनी चाहिए। और ऑडियो तो मैंने देखा, तो ऑडियो देख नहीं, आयोग के पास तो आयोग तो देना आयोग की एक अलग बात है। अब तो आयोग इतना सक्रिय है कि वह सब इकट्ठा करते रहा है। दिलीप घोष का आया, उन्होंने कह दिया था ममता बनर्जी के बारे में कुछ, उस पर संज्ञान हुआ। भाजपा के उम्मीदवार पवन सिंह थे, उन्होंने कुछ कह दिया था, उस पर आवाज उठी। तो ये ऑडियो है, इस ऑडियो पर भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। इसका चुनाव आयोग अपने भी संज्ञान ले सकता है, उनकी सक्रियता बताती है। ये इस पर अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो होगा कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण विहीन चुनाव कराने का इरादा नहीं रखता है। नहीं तो मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा यह स्पष्ट करने के लिए मैं यहाँ आज आया भी हूँ। एक पार्टी है जिसका मैं संरक्षक हूँ, उसकी कमेटी बनी है, किसी को कहाँ से चुनाव लड़ना है या हमको कहीं लड़ना है ये तय करना है उसको। धनबाद में उसकी गाई है, उदय जी अध्यक्ष हैं, ये सब लोग हैं, विजय जी हम लोग के बहुत पुराने शुभचिंतक हैं। तो स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ये लोग जैसा तय करेंगे मैं वैसा करूँगा। अब हाँ, उसी कमेटी की मैं बात करा रहा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से मैं उतावला उत्सुक नहीं हूँ, मगर बिल्ली के गले में कोई घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं होगा तो मैं जरूर उसके लिए तैयार हूँ। जी हाँ, तो आपने सुना सरयू राय ने किस तरह ढुल्लू महतो पर हमले बोले। अगर आपने गौर किया होगा तो अपनी तमाम बातों के बीच उन्होंने प्रिंस खान का भी जिक्र किया और कहा कि जब प्रिंस के द्वारा व्यवसायी वर्ग को टारगेट किया जा रहा था और जब ये लोग धरने पर बैठे थे तब ढुल्लू महतो ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन सरयू राय के इस बयान पर ढुल्लू महतो से पहले प्रिंस खान ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए एक ऑडियो रिलीज किया। आइए पहले जरा वो ऑडियो सुना। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि सरयू राय, कृष्णा अग्रवाल, ये लोग जो चूल्हा पे राजनीति का रोटी सेक रहे हैं तो मेरा नाम लेकर, तो मेरा चूल्हा पे सिर्फ रक्त नीति का रोटी सेका जाता है, राजनीति का नहीं। तुम लोग को राजनीति करना है तो अपना पार्टी का मुद्दा उठाकर करो, मुझे बीच में मत लाना, नहीं तो तुम लोग का सर में जो बाल बचा है ना रे टकला, दोनों सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल, दोनों का सर से बाल पूरा उखाड़ देंगे, याद रखना साले। तुम लोग साले जनता को छूतिया बनाना साले कि ढुल्लू महतो को टिकट मिल गया तो उसको टिकट मिल गया। तुम लोग को तो साले गम ये बात का है कि महतो को टिकट मिल गया। साले अपराधी सिर्फ ढुल्लू महतो है रे। इससे पहले जो 4 गुना संहार करके विधायक जेल में है तो का पूजा करके जेल गया रे। चोटा साले, मेरे प्रति राजनीति मत करना, समझा। तुम लोग का औकात है रे प्रिंस खान को रोक देगा। प्रिंस खान को सिर्फ खुद प्रिंस खान रोक सकता है, तुम लोग का औकात नहीं है रोकने का, समझा। दोबारा सुने ना तो सीधा सर में एक भी बाल नहीं छोड़ेंगे, याद रखना।
देखेंगे कौन तुम लोग को बचा लेगा। आपने सुना कि किस तरह प्रिंस खान के द्वारा सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल को धमकी दी गई कि मेरे नाम का इस्तेमाल आप लोग ना करें, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसके साथ ही प्रिंस ने यह भी कहा कि ढुल्लू महतो को टिकट मिल गया है, इसलिए लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। जैसे ही ये ऑडियो कृष्णा अग्रवाल और अन्य लोगों ने सुना तो एक बार फिर ढुल्लू महतो को सवालों के घेरे में लेते हुए प्रिंस के जरिए धमकी दिलवाने का आरोप उन पर लगा दिया गया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पूर्व भाजपा कार्यकर्ता लगातार व्यवसायियों को मिल रही धमकी और हो रही हत्याओं से मर्माहत होकर अनशन पर बैठे। उस वक्त सरयू राय ने ही धनबाद पहुंचकर गृह सचिव और डीजीपी से बात कर इनका अनशन तोड़वाया था, जिसके बाद से ये पहली बार है जब प्रिंस खान का कोई ऑडियो सामने आया है। वहीं इस बीच अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए पत्रकारों से बातचीत कर ढुल्लू महतो ने साफ किया कि आप इसकी जांच करवा लें, लेकिन प्रिंस के ऑडियो जारी करने से इनका कोई लेना देना नहीं। मैं ढुल्लू महतो भारतीय जनता पार्टी के धनबाद लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी हूँ। मैं एक बहुत साधारण गरीब घर से मैं उठकर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। उस दरमियान कुछ ऐसे साजिश चला जा रहा है जो एक 20/3/2024 को एक वीडियो क्लिप जो ऑडियो क्लिप जो जारी हुआ है, ये बहुत बड़ी साजिश है। यहाँ में बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हम जिला प्रशासन, एसपी, डीसी और इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूँ कि इस ऑडियो क्लिप को उच्च स्तरीय जाँच करके जो इस तरह का अपराध में शामिल है उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले। यही मेरा आग्रह निवेदन है। मैं आग्रह करना चाहूँगा पुनः इलेक्शन कमीशन से इस पर गंभीरतापूर्वक लेते हुए वैसे अपराधी को जो इस तरह का साजिश रचा जा रहा है और जो इसमें शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। यही आग्रह निवेदन के साथ है। वहीं प्रिंस की धमकी के बाद कृष्णा अग्रवाल ने ढुल्लू महतो से जान का खतरा बताते हुए पुलिस थाने में प्रिंस और ढुल्लू के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस के द्वारा कृष्णा अग्रवाल को बॉडीगार्ड दिया गया। कल शाम को ये विषय मेरे संज्ञान में आया, थोड़ा विलम्ब से आया। मेरे अपने कुछ शुभचिंतक परिचित द्वारा मुझे फ़ोन करके जानकारी दी गई कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है, आप देखे हैं क्या? तो मैं कहा नहीं, मैंने देखा। फिर उन्होंने भेजा, फिर ग्रुप में भी देखा, मैं कई ग्रुप में चल रहा था। इसमें यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार, अब एक अपराधी जो इंटरनेशनल लेवल का गैंगस्टर है प्रिंस खान, जिससे पूरा धनबाद पिछले कई दिनों से परेशान है, उसका सहारा लेकर के डराने का प्रयास कर रहे हैं, उसका सहारा लेकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो घोर आश्चर्य की बात है, आपत्ति की बात है ये। मैंने आज उस ऑडियो को वायरल होने के बाद कल ही हमारे पास धनबाद थाने से धनबाद के इंस्पेक्टर, बरवड्डा के इंस्पेक्टर, कई और पुलिसकर्मी लोग आए। रात में ही से ही मेरे पास 5 गार्ड दिया गया है, 4 हाउस गार्ड है, एक अफसर है साथ में। कल लगभग 9-10 बजे के बाद से कंटिन्यू वो लोग यहाँ हैं। हाँ, आज सुबह मैंने बरबड्डा थाना को एक लिखित शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। आज उस पर FIR भी होने की बात सामने आ रही है। हाँ, FIR उसमें होगा, FIR हो गया होगा अभी तक। क्या लगता है जो वायरल ऑडियो आपकी जो प्रेस वार्ता हुई थी उसके बाद में जो ऑडियो आया था, इसमें कौन है इसके पीछे? वो तो ऑडियो में ही वो कहा जा रहा है, जो क्रिमिनल का वो ऑडियो तो स्पष्ट बोल रहा है कि भाई ढुल्लू महतो के खिलाफ आप लोग, ढुल्लू महतो को टिकट मिल गया है, एक महतो को टिकट मिल गया है, आप लोग के पेट में दर्द हो रहा है, पच नहीं रहा है, आप लोग मेरा नाम लेकर राजनीति बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका खोपड़ी में जो भी बाल है, टकला है और भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए सारा बाल नोच देंगे। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ढुल्लू महतो जी के इशारे पर ऐसा हुआ या हो रहा है। लेकिन उनके द्वारा भी आज पत्र निर्गत किया गया है, जैसे मुख्य निर्वाचन आयोग से लेकर के DGP, हर किसी को पत्र लिखा वो तो मेरे FIR के बाद की ये बात है, क्योंकि उनको पता है कि हमने चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेने के लिए कहा है इस विषय पे। उसके बाद वो अपने बचाव पक्ष में जो एक होता है वो अपना डाले हैं। अब तो फॉरेंसिक जांच के लिए वो मांग की है, बहुत अच्छी बात है। फॉरेंसिक जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहीं ना कहीं मार्केट में भी बातें आ रही है कि एक स्थानीय प्रत्याशी को जो टिकट मिला है, इससे शहर के कुछ लोग नाखुश दिख रहे हैं। निश्चित रूप में नाखुश है, कई लोग नाखुश है, शहर के कुछ लोग नहीं, अधिकतर लोग नाखुश है। ढुल्लू महतो जी बागबारा विधानसभा से आते हैं, वो धनबाद लोकसभा में आता भी नहीं है, और वो लोकल विधायक हैं। धनबाद बागबारा कोई दूर नहीं है,
प्रशासन के दृष्टि से जिले धनबाद में ही बाघमारा आता है। तो ढुल्लू महतो जी के क्रियाकलापों से सभी लोग वाकिफ हैं। आज ढुल्लू महतो जी में आज के पहले 49 मामला था, आज 50वां हो गया, मतलब अर्धशतक हो गया। आज 50वां मामला उन पर दर्ज हो गया। यहाँ भाजपा के और भी विधायक हैं, बगल में धनबाद शहर से हैं, राज सिन्हा विधायक हैं, अमर बावरी जी विधायक हैं चंदन क्यारी से, ब्रिंची नारायण जी बोकारो शहर से विधायक हैं, अपर्णा सेन जी हैं, और भी कई विधायक हैं। बताए तो सही कि किनके ऊपर 50 मुकदमा दर्ज है। लेकिन ये तो फिर पार्टी की बात है, आला कमान ने उनको टिकट दिया, तो फिर यहाँ के स्थानीय लोगों में ये जो आवेश दिख रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? वो पार्टी के खिलाफ ढुल्लू महतो जी के पिछले दिनों के क्रियाकलापों का डर लोगों के मन में। कोई भी व्यक्ति किसी को एक दिन पे सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। आपका आचरण, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार पिछले दिनों से जो चलता आ रहा है, आज ठीक है कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि वो ओबीसी हैं, आप भी ओबीसी हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि बाघमारा में जो ओबीसी वर्ग के लोग काम करने वाले कारोबारी लोग हैं वो लोग ढुल्लू महतो जी से प्रताड़ित नहीं है। ये ढुल्लू महतो जी के यहाँ जो लिफ्टिंग करते हैं या वो मारवाड़ी जाति के ओबीसी हों या गुप्ता जाति के हों, जिन लोग भी कोयला का लिफ्टिंग करते हैं, ढुल्लू महतो जी उनसे पैसा नहीं लेते, ऐसा तो नहीं है। सभी लोग वाकिफ हैं। अशोक महतो जी अभी जमीन जो उनके परिवार से ही आते हैं, जिनकी ज़मीन भी रामराज मंदिर में कुछ दान स्वरूप दी गई है, अब उनको प्रताड़ित करने के लिए उनके दुकान के सामने टैंकर लगा दिए। वो तो उनके परिवार के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई भी राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी है क्या उनके पीछे एफआईआर या मुकदमे नहीं होते हैं? ये तो कोई नया बात है नहीं कि एक होता है उनके ऊपर मुकदमे होते हैं। पॉलिटिकल केस होना अलग विषय है, पॉलिटिकल केस होना वो अलग विषय है। आप समय समय पर सरकार के खिलाफ बात करेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार केस करती है, वो अलग विषय है। लेकिन अधिकतर मामले में तो इनके ऊपर 307 है, 4 मामले में सजा हो चुकी है। आज जो मुकदमा हुआ है कितना संख्या में मुकदमा आज हुए हैं? आज 50वां है। आज के पहले 49 मुकदमा ऑलरेडी उनके ऊपर है, सारा मीडिया जानता है। आज तो 50 मुकदमा का अखबार में भी आ गया है, डेट वाइज एक सीरियल क्रमांक के साथ, दिनांक, तिथि, थाना, क्या धारा लगा है, वो सारा डिटेल्स है। तो अब कहीं ना कहीं आप जो समाज सेवी हैं, जिसके तौर पर आप लोगों ने आपने निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा था कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र सही नहीं हो रहा है, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उनका जान पर आफत आप पे बनाई है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? हाँ, मैं माननीय बाबूलाल जी को जरूर पत्र लिखा था। ये सारा विषय वहीं से शुरू होता है, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और मैं एक सामाजिक संगठन का जिला अध्यक्ष भी हूँ। भाजपा से भी बहुत जी, 35 साल का मेरा अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन है। मैं 97 से कंटिन्यू भाजपा में ही सेवा देता रहा हूँ, कार्य करता रहा हूँ एज ए कार्यकर्ता। और अभी भी मैं जिस सामाजिक संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ, हमारा 100% 100% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। आज मारवाड़ी समाज की स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे अल्पसंख्यकों की स्थिति भाजपा में है। आज कोई माइनॉरिटी मोहल्ले के लोग अगर भाजपा के लिए कसम खा ले कि हमने वोट दिया है, बाद में हम लोग देखते हैं कि वहाँ वोट नहीं मिला है। कोई माइनॉरिटी अगर वोट देता तो वो मानते नहीं कि वो वोट किया होगा। ठीक उसी प्रकार आज कोई मारवाड़ी व्यक्ति, मारवाड़ी जाति का व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं जेएमएम के लिए काम किया हूँ या कांग्रेस के लिए काम किया हूँ, तो लोग नहीं मानते हैं। तो मेरे मन में भी बहुत तरह के सवाल थे, लोग कई तरह के सवाल मुझसे कर रहे थे। तो अंत को मैंने तो एक सिर्फ सिंपल एक साधारण सा पत्र लिखा। पत्र भी लिखा तो अपने पार्टी के अध्यक्ष को लिखा। बाबूलाल मरांडी आज के तारीख में धनबाद ये झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैंने उनसे पत्र लिख के एक आग्रह किया कि आप पुनर्विचार करना चाहिए। और एक पंडित दीनदयाल जी जो हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं, उनका हमने एक कोटेशन उसमें डाला कि पंडित जी भी उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे तो हुआ कि भाई ब्राह्मण जाति के हैं, इनको ब्राह्मण क्षेत्र से टिकट दिया जाए और वो जीत जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं अगर ब्राह्मण जाति का हूँ, ब्राह्मण क्षेत्र से मिलेगा, मेरी जाति जरूर जीत जाएगी, लेकिन हमारा राष्ट्रवाद हार जाएगा, संघ हार जाएगा, विचारधारा हार जाएगी। मैं हार को गले लगाना पसंद करता हूँ, मैं जाति के नाम पे जीतना पसंद नहीं करता हूँ। तो मैंने तो ये भी लिखा है। लेकिन उसी के ठीक कुछ पल बाद में फिर आप लोग की बैठक होती है समाज की, उसके बाद फिर नहीं, वो 2 दिन के बाद नहीं, वो 2 दिन के बाद हुआ। वो जो पत्र मैंने लिखा, फिर संजोग से विधायक जी का फोन आया। विधायक जी जो जिस ढंग से बातचीत किए, उनका वो ऑडियो भी वायरल हुआ, लोग का सारे लोग सुने हैं। विधायक जी के दबाव में हमारे समाज की एक बैठक हुई। कुछ लोग थे जो विधायक जी के समर्थक हैं, उन लोगों का कहना था कि आप जो पैड यूज़ किए वो गलत है, इसलिए आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर मैंने ही कहा कि हाँ ठीक है, चलो बैठक बुलाओ। मेरे कहने पे बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मैंने की है। उस बैठक में सारी बात का मूल सारांश ये था, सब कुछ ठीक है, हम लोग को पैड नहीं यूज़ करना है,
क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो विधायक जी के समर्थक हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो और किसी दल के समर्थक हैं। तो हुआ कि नहीं, हम लोग जिसको भी जो बात कहनी हो वो सार्वजनिक रूप से अपनी बात को कहे, सादा कागज में लिख के दे, लेकिन समाज का पैड न यूज़ करे, ताकि उसमें एक समाज का इंटरफेरेंस नहीं आए, लोगों को ये नहीं लगे। जबकि हमारे पत्र में कहीं भी ऐसा नहीं था कि भाई ये समाज का निर्णय है, ऐसा हमने नहीं लिखा था। ये बैठक में निर्णय लिया गया है, समाज के प्रबुद्ध लोगों के बीच में निर्णय लिया गया है ना, ऐसा कहीं नहीं था। लेटर में जितने भी आपने बातें लिखी है वो पूरी आपके विचार है, समाज के, वो मेरे विचार हैं और मैं अपने विचार पे कायम हूँ। मैं कल भी फेसबुक वॉल में लिखा हूँ, कल के मेरे फेसबुक में देखेंगे तो मैंने सेम बात, सही वही बात को दोहराया है कि पार्टी को पुनः विचार करना चाहिए। अगर पार्टी नहीं विचार करती है तो ये धनबाद के इतिहास के लिए काला दिन होगा। मतलब आप अपने पत्र जो आपने लिखा है वो आपके विचार है, अभी एकदम अभी का जो सामने मामला स्थिति जो पैदा हो गई है, इसमें प्रिंस खान का लोगों ने अनुमान लगाया, सोशल मीडिया में बातें ये भी आ रही है कि वो ऑडियो प्रिंस खान, तो उस पर अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है, अब आप क्या करेंगे? आपके जान को लेकर कब खतरा है? तो क्या जो सभी लोग करते हैं, जो वर्षों, ये देखिए, ये कोई ऐसा नहीं कि आज पहली बार किसी को कोई धमकी दिया है। धमकी, गोलियां चलना, मर्डर होना, ये एक पुरानी परंपरा है, धनबाद में का इतिहास रहा है धनबाद में ऐसा। ठीक है, उसी का एक पार्ट है। मुझे धमकी मिली, मुझे कानून का सहारा लेना था, मैंने पुलिस को रिटर्न में सारी बात को लिख के दी थी है। पुलिस अपने तरफ से मुझे बॉडीगार्ड उपलब्ध करा दिया है, हाउस गार्ड उपलब्ध किया है। अब मैं प्रिकॉशन में हूँ, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। एकदम निकल रहे हैं, आज भी निकला हूँ, कल भी निकलूंगा। आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं कृष्णा अग्रवाल। वहीं कृष्णा के द्वारा किए गए केस के बाद सरयू राय ने कहा कि ढुल्लू महतो पर पहले से ही 49 मामले दर्ज थे, जिसमें से 4 मामलों में बाघमारा विधायक जेल भी जा चुके हैं और अब इस केस के बाद अर्धशतक पूरा हुआ। आपको बता दें कि 2-4 दिनों पहले सोशल मीडिया के हैंडल एक्स पर ढुल्लू महतो का लोग काफी विरोध कर रहे थे, जिस कारण ढुल्लू महतो टॉप ट्रेंडिंग में रहे। वहीं एक और हैशटैग रिप्लेस ढुल्लू सेव धनबाद भी खूब ट्रेंड कर रहा था। इन लोगों का बस यही कहना है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को ढुल्लू महतो को लोकसभा प्रत्याशी बनाने पर एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को पीसी के दौरान भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के विषय में उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ढुल्लू महतो पर केस दर्ज है, उसका मामला कोर्ट देख रहा है, सरयू राय जज नहीं है। वहीं प्रिंस खान के मामले में बताया कि जब धनबाद में लगातार हत्याएं हो रही थी, तब उन्होंने खुद डीजीपी से फोन कर प्रिंस खान के बारे में जानकारी ली थी। तब डीजीपी ने कहा था कि वो विदेश में है। यहाँ दर्शकों को ये बताना जरूरी हो जाता है कि बहुचर्चित चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, मैनहर्ट घोटाले को सरयू राय ने ही उजागर किया था। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ भी सरयू राय ने ही किया था। नहीं, हमने कहा कि हमारे में प्रत्याशी ने लिख करके दिया है थाना को, इसकी जांच होनी चाहिए। और प्रिंस खान आज से नहीं, पहले से, मैंने खुद डीजीपी से बात किया है पहले, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब धनबाद में हत्या होने लगी और मैं धनबाद में गया था मीटिंग करने, और इसके बाद मैंने उनसे बात किया था डीजीपी को, ये क्या हो रहा है। डीजीपी ने कहा कि सर वो विदेश में रहते। हमने कहा कि भाई उनके जो गुर्गे हैं यहाँ, जो लोग उनका टेलीफोन रिसीव कर रहे हैं, उन 4 लोगों को पकड़ करके अब ठोक दीजिए डंडे से। अब इसके बाद कोई अपराधी फिर उनका कोई मोबाइल नहीं उठाएगा। क्या बात करते हैं, सरकार ये सारे अपराधियों को प्रोटेक्शन देती है। और इसके बाद बात करते हैं, सरकार 4 साल से उनकी यहाँ चल रही है। प्रिंस खान 4 साल से वो यही धंधा कर रहे हैं। और जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी, मैं आपको बताता हूँ, कोई प्रिंस खान का टेलीफोन झारखंड की धरती में रिसीव करने वाला आदमी हिम्मत नहीं जुटा सकता। इन्होंने भेजा है, क्या भेजा है वो केंद्र करेगी, वो एक प्रोसेस होता है। लेकिन मैंने सीधा डीजीपी से बात किया था, आज से नहीं, मैं 6 महीना पहले या 3 महीना पहले मैंने बात किया। और मैंने डीजीपी को साफ साफ कहा था, बाकी जो कार्रवाई होगी कानूनी तो होगी। आखिर कोई ऑपरेट कर रहा है जो उनका टेलीफोन यहाँ रिसीव कर रहा है, पैसा वसूल कर रहा है, उनको आप चिन्हित करिए ना, और 4 लोगों को ठिकाने लगा दीजिए, यथा जगह उनको भेज दीजिए। इसके बाद किसी की मजाल नहीं होगी कि अपराधियों का उठा लेके चले। अब पार्टी अपने फैसले पर दोबारा विचार करती है या नहीं, ढुल्लू के सामने सरयू चुनाव में चुनौती बनते हैं, या फिर इस पूरे घटनाक्रम का क्लाइमेक्स कुछ और ही होगा।
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए।